अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर शमीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, आज का भी हमारा शो पिछले शो की तरह मेंटल हेल्थ और इमोशनल डिसऑर्डर्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे पैनलिस्ट हैं मिस फातिमा मीर। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, आपने इनको पिछले प्रोग्राम में भी सुना है। और मिस मैडम सादिया इम्तियाज़ आज खुसूसी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज नाज़रीन हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, स्पेसिफिकली उन फैक्टर्स की जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली का फॉर्मेट और सोसाइटी और इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ के ऊपर। इसके ऊपर हम चलते हैं, बात करते हैं। मिस फातिमा, थोड़ा सा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। जैसे आपने पिछली दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे मेंटल हेल्थ के ऊपर, कौन कौन से सेगमेंट्स में मेंटल हेल्थ को हम आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं, वो उस पर बात हुई थी हमारी। ये बताइए कि फैमिली के फॉर्मेट में, तो फैमिली में तो मुख्तलिफ एजेस आ जाती हैं, मुख्तलिफ रिलेशंस आ जाते हैं, उसके अंदर रहते हुए जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरह से अफेक्ट होती है और किस तरह से उसको ऑप्टिमल लेवल पे हम रख सकते हैं। राइट, सो मैं स्टार्ट करूंगी 3 बेसिक फैक्टर्स से कि जो अफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, एक साइकोलॉजिकल और एक सोशल फैक्टर होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में एक तो जीन्स का फैक्टर आता है, जो हमने पिछले शो के अंदर भी डिस्कस किया था। जीन्स के अलावा हमारे हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिस्ट्री, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा। अब जब बच्चा दुनिया में आता है तो सोशल फैक्टर में क्या हो रहा होता है कि जो सबसे पहला उसका इंटरेक्शन होता है ये अपनी फैमिली से। सही। अब हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल पैदा होते हैं और कुछ बच्चे हो सकता है किसी ना किसी एक डिफरेंट ब्रेन केमिस्ट्री के साथ पैदा होते हैं, डिफरेंट हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ पैदा होते हैं। फैमिली समझती है कि बस हर बच्चे को एक जैसा ट्रीट करना है। तो वो बचपन से ही शेम का एलिमेंट इंड्यूस करना शुरू हो जाती है फैमिली। अगर एक बच्चा थोड़ा सा ओबीडियंट है, वो बचपन से ही हर चीज़ अच्छे से कर रहा है, तो फैमिली उसको बहुत अप्रिशिएट करेगी, प्रेस करेगी, है ये 2 साल का और 3 साल का बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, एक बच्चा थोड़ा सा नॉटी है, थोड़ा सा वो क्लमजी है, चीज़ें गिरा रहा है, तंग कर रहा है, तो वो बचपन से ही लेबलिंग करना शुरू हो जाती है फैमिली। ये तो है ही ऐसा, कंपैरिजन हो जाता है सिबलिंग्स होते हैं, Exactly. जैसे कि ये तो शरीफ है और ये नोटी है और ये इस बात नहीं सुनता, इस तरह से करके। बिल्कुल। और वो सिलसिला हमें जो लगता है कि ओ बड़े होके अचानक से मसले मसाइल शुरू हुए हैं, तो असल में सिलसिला बचपन से ही शुरू हो चुका होता है। जो बचपन से ही लेबलिंग हो गई होती है, जो शेम का एलिमेंट इंड्यूस कर करके एक बच्चे को एहसास कमतरी के अंदर जो डाला जा रहा होता है, वो आगे लाइफ में भी उसके रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। तो शुरुआत बचपन से ही होती है कि आप बच्चे को कैसा माहौल दे रहे हो, फैमिली के आपस में कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आपस में अम्मा अब्बा लड़ रहे होते हैं, बच्चे सामने बैठे हुए होते हैं। अब बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं कि अच्छा हमें ऐसे ही बात करनी है, अच्छा हमें किस पेरेंट के साथ किस तरह बात मनवानी है, किसके साथ बदतमीजी करनी है, और वो सारी चीज़ें बच्चा लर्न कर रहा होता है। और जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो एक तो वैसे ही घर के अंदर से वो लेबलिंग मिली हुई है, कुछ टूट गया तो सब तोड़ दो, तुम तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हो, वो घर की बातें दिमाग में हैं। और फिर स्कूल गया, स्कूल में कुछ कभी परफॉर्मेंस में आगे पीछे कुछ हो गया तो टीचर्स की तरफ से कि अगली तो निकम्मा बच्चा है, अगली तुम इतने डम क्यों, तुम क्यों नहीं अच्छा पढ़ सकते। अब ये समझना ज़रूरी है, रीज़न एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और एक पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो क्या कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी का शिकार तो नहीं है वो बच्चा। बिल्कुल ठीक है। कुछ बहुत कॉमन आजकल जो बहुत प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें ऑटिज्म एंड ADHD, ये 2 डिसऑर्डर्स हैं जो काफ़ी देखे जाते हैं। अब इसको आसान लैंग्वेज में व्यूअर्स के लिए बिल्कुल, ADHD बेसिकली होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, वो एक जगह सही से बैठ नहीं पाता, किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है कि वो बात बात पे शरारतें करने लग जाएगा, बात बात पे वो भागता रहेगा, फुल ऑफ एनर्जी होता है, हाइपर एक्टिव है। बिल्कुल ठीक है। अब पेरेंट्स क्या समझ रहे होते हैं कि अगले तो बैठ नहीं सकता, अगले बाकी बच्चे बैठ रहे हैं, ये जगह टिक के क्यों नहीं बैठ रहा, ये कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा, टीचर स्कूल में परेशान होती हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, अगर कोई बच्चा नॉर्मल से मुख्तलिफ थोड़ा सा बिहेवियर शो कर रहा है, अगर वो टेम्पर टैंट्रम्स शो कर रहा है, आउटबर्स्ट शो कर रहा है, तो उसके पीछे आप रीज़न फाइंड आउट करें। कोई उसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, प्रॉपर असेसमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू डायग्नोज किया जाता है कि आया कि बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, ADHD का शिकार तो नहीं है, कोई लर्निंग डिफिकल्टी का शिकार तो नहीं है। मैंने पिछले शो में भी हल्का सा जिक्र किया था डिस्लेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का, डिस्कैल्कुलिया का। तो रीजंस फाइंड आउट करें, बजाय कि आप बच्चे को लेबल कर रहे हैं, ये निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होगा, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं है हमारा, ये बहुत शरारतें हैं।
तो उसको आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। अगर ऐसा कोई पढ़ाई में बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको डांटने डपटने के बजाय देखें कि डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज लर्निंग डिफिकल्टी वाले बच्चे को आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, वो वैसा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा आपको समझना उसकी ब्रेन केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बायोलॉजिकल तौर पे थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे बच्चों से। ठीक है। और ये जो एज ब्रैकेट कह रही हैं कि जिसमें ये चीज़ें हमें मॉनिटर करनी चाहिए, ये 4-5 ईयर्स, 3 to 5 years का है? बिल्कुल, स्टार्टिंग से ही आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी, घर के अंदर से ही आपको पेरेंट्स जो है वो देखना शुरू आते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा स्लो है, ये बच्चा थोड़ा सा बहुत हाइपर एक्टिव है, एक जगह बैठता नहीं। और फिर जब स्कूल जाते हैं तकरीबन कहते हैं 5 to 6 years तक के आराम से डायग्नोसिस हो जाते हैं इन डिसऑर्डर्स का। लेकिन शुरू से ही आप अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा नोट करें और बजाय के डांटने डबटने के शुरू में ही जाके अगर हेल्प सीख करें, तो बचपन से वो किस तरह उनको ट्रेन करना है, किस तरह उनको परफॉर्मेंस में उनको हेल्प करनी है, तो वो बचपन से चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं, बजाय कि वो आगे जाके और मजीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएं। ये आपने भी नॉलेज में इजाफा किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग तो जनरली ये देखते हैं कि जो डल है और मतलब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो गया या अलूफ हो रहा है, तो उसी को हम डल साइड पे देखते हैं ना। हाइपर साइड पे जो थोड़ा हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनको तो कहते हैं ये तो शरारती है, बस उसको तो कोई इस पॉइंट से नहीं देखता कि उसको भी कोई अटेंशन चाहिए। बिल्कुल। इसके पीछे बच्चे तो एक्टिव अच्छे लगते हैं ना। एब्सोल्युटली, वो बस ये होता है कि तो कौन सा लेवल है कोई। अच्छा देखें, एक होता है एक्टिव होना कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो यहाँ वहाँ थोड़ा सा खेल रहा है, बच्चों के अंदर जनरल एनर्जी होती है, पॉजिटिव चीज। और एक होता है कि वो बाकी बच्चे जहाँ 15 मिनट बैठ रहे हैं वो वहाँ 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा। अच्छा। वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं पा रहा। वो कोई आप एक एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व करते हो, एक एक्टिविटी से उसका इतना जल्दी 2 सेकंड के अंदर दिल भर गया, आपको कुछ और चाहिए, वो फेड अप हो जाता है और एग्जैक्टली उसका मतलब अटेंशन थोड़ी देर के लिए भी जहाँ बाकी बच्चों का थोड़ी ज्यादा देर तक रह रहा है, उसका अपनी पसंद की चीजों में भी शायद ना रह पा रहा हो। ठीक है, ये कंसंट्रेशन का इशू यहाँ हो सकता है। बिल्कुल, कंसंट्रेशन इश्यूज। फिर मतलब हाइपर एक्टिविटी सेंस में कि बहुत ज्यादा मतलब आप देख रहे हो कि वो बच्चा कहीं भी ना बैठ पा रहा हो, अपनी पसंद की चीजों के लिए भी वो चीज शायद टाइम ना निकाल पा रहा हो, उससे नहीं बैठा जाता, या तो बहुत ज्यादा फिजिट कर रहा हो, मतलब एक जगह बहुत पाँव हिला रहा हो, हाथ हिला रहा हो, तो ये नॉर्मल एटीट्यूड नजर आ जाता है। वो पेरेंट्स को एटलीस्ट मॉनिटर करना चाहिए, उनको समझ में भी आता है, औलाद होती है कि जी इस तरह से कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, सही। तो ये तो होता ही है कि सिबलिंग्स को करते हैं आप, कंपैरिजन की आपने बात की, कभी कभी किसी घर में एक ही बच्चा होता है ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का एक ही बच्चा है ना जी, और वो उस बच्चे को कंपेयर तो नहीं कर सकते, उसको आपको इंडिविजुअली गेज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इंडिविजुअली इस तरह कि अगर पेरेंट्स को देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो एक ऑब्वियसली एक हमारे उसमें सेट रूल्स होते हैं कि अच्छा बच्चे को इसी तरह एक्ट करना है। हाँ। अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि नहीं बच्चा हम डांट रहे हैं, डबट कर रहे हैं, सब कुछ कभी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चा वो नहीं सुन रहा हमारी, तो उसके पीछे रीजन एक्सप्लोर करें, उसके स्कूल से बात करें, स्कूल से जाएं, टीचर्स से फीडबैक लें उसका, और उसको फिर एक साइकोलॉजिकल, कोई मसला नहीं है कि आप जाके एक साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प सीख कर रहे हैं, अगर वो असेसमेंट करता है तो आपको बेहतर गाइड कर सकेगा, आपके बच्चे का ही फायदा है, बजाय कि आगे जाके बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी बच्चा भी फेस करे और पेरेंट्स भी फेस करें। शुरू से इस चीज को अगर रूल आउट कर लिया जाए तो बहुत बेहतर वो कर लें। फिर हम ये कर सकते हैं कि बच्चा स्कूल गोइंग है तो घर में एक अगर नॉर्मल एक्टिविटी उसकी नजर आ रही है हाइपर एक्टिवनेस की, तो उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं स्कूल में भी जाके उसकी टीचर्स से कि स्कूल में कैसा बिहेवियर है उसका। जबकि ऐसा तो होता है, बहुत स्कूल भी बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जो स्कूल चेक करके पेरेंट्स को बुला के कहते हैं कि इनको कंसंट्रेशन कोई घर में कोई मसला तो नहीं है, क्रॉस चेक करते हैं। बहुत कम स्कूल ऐसे हैं, 1 या 2% ही जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को देखते हैं, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है की होती है। बिल्कुल। मैडम आप बताएंगे इसमें, अब ये बच्चों की तो बात हो गई, अब पेरेंट्स का जो है एक्सपोजर हो गया, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की फातिमा ने बहुत डिटेल में कि वो अपने कैरी फॉरवर्ड एक अपना जेनेटिक भी इनहेरिटेड भी लेके आए होते हैं, एक पूरा एक ट्रेनिंग होती है उसका, उसी के ऊपर वो ट्रेन कर रहा होता है अपने बच्चों को। मगर कितना ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक करंट ज़माने के हिसाब से अपने बच्चों को ब्रॉटअप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको मेंटल हेल्थ ऑप्टिमल लेवल पे मेंटेन करने के लिए उनको देखने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह मिस फातिमा ने बात की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि घर का एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, फैमिली डायनामिक्स ठीक नहीं है, उसमें फैक्टर्स के देखने पड़ते हैं कि
आया सिंगल पेरेंट है वो बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहा है, या फिर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। ठीक है। तो जो बाप दादा से चीज़ें, जैसे जेनेटिक्स का जिक्र हुआ, बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। जैसे एग्रेशन का मोस्टली ये कहते हैं कि अगर बाप में एग्रेशन है तो बच्चों में भी एग्रेशन आएगा, और वो फिर चीज़ें चलती रहती हैं। जेनेटिक्स का नो डाउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में, लेकिन घर का एनवायरनमेंट भी होता है। जैसे इन्होंने, मिस फातिमा ने लेबलिंग की बात की, लेबलिंग के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें, जैसे आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो उसमें भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कंपैरिजन घर में हो रहा है या स्कूल में हो रहा है। ऐसी चीज़ें स्कूल में भी आती हैं कि अगर बच्चा थोड़ा सा अट्रैक्टिव है तो टीचर ने उसको ज़्यादा अटेंशन दे दी, और अगर बच्चा कम अट्रैक्टिव है तो टीचर ने उसको अटेंशन नहीं दी। जहाँ लेबलिंग की बात हो रही थी, तो एक बहुत हमारे ही कल्चर से मैं आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल दूंगी कि अगर बेटी पैदा हो गई और उसका रंग काला है या वो ज़रा सी मोटी है, तो छोटी सी 1 साल की बच्ची को भी यही कहेंगे कि ये तो काली है या ये तो मोटी है, इसको तो कहीं शादी के लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिलेगा। इसी तरह लेबलिंग आगे बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्ची का वजन अगर ज़्यादा है तो घर वाले रिश्तेदार तो मजाक उड़ाते हैं, स्कूल में भी बुलिंग होती है उसकी। स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं, और वो आते घर से ही हैं, क्योंकि घर में अगर सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों की, बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर निगलेक्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब मैं स्कूल में जॉब कर रही थी तो वहाँ मुझे ये चीज़ें पता चली कि अब 5-6 क्लास का बच्चा है तो वो इंटरनेट पे क्या देख रहा है उसके पेरेंट्स को नहीं पता, और वो जो देख के आ रहा है, सीख के आ रहा है, वो स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ वही काम कर रहा है। इससे क्या बच्चों में ट्रॉमा पैदा हुआ, उन्होंने एक ऐसी अजीब सी चीज़ देखी और उसको अपने साथ क्लास फेलोज पे अप्लाई किया, एक ट्रॉमा वहाँ से आ गया। घर में भी अगर किसी बच्चे को, कुछ बच्चे जैसे यूनिक होता है हर बच्चा, किसी बच्चे को कुछ कह दिया, डांट डपट कर दिया, तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो बात नहीं करते, वो अंदर कमरे में जाके बंद हो जाते हैं। यही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जहाँ निगलेक्ट का फैक्टर है वहाँ अब्यूज़ का फैक्टर भी है। बच्चे अगर क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो उनको टीचर्स भी मारेंगे, घर जाएंगे बच्चे भी मारेंगे। ये नहीं चेक करेंगे कि क्या इशू है। जैसे मिस फातिमा ने बताया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, आईक्यू का इशू हो सकता है, या फिर उस बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है, पढ़ने लिखने की दुश्वारी हो सकती है। ये फैक्टर्स नहीं काउंट किए जाते। ये डिसलेक्सिया और बहुत से ऐसी मेंटल चीज़ें हैं जो जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और घर में छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम अपने ही बच्चे की मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ घर वाले नहीं, ख़ानदान वाले, सोसाइटी भी ये सारे काम कर रही होती है। डायरेक्टली, बिल्कुल सही है। और वो जाहिर है जब पेरेंट्स ही चेक करेंगे तो फिर कोई थर्ड पर्सन चेक कर रहा होता है, तो उसका जो है ना वो ज़्यादा फीलिंग, बच्चा ह्यूमन तो है, उसकी थॉट्स तो हैं, वो देखता है कि ये थर्ड पर्सन है, मुझे क्यों टोक रहा है, मुझे घर में तो कोई नहीं टोकता। इस तरह की बात भी, रोकने टोकने की बात भी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि बच्चा जो होता है मनमौजी होता है, और वो अपनी पसंद का खेल खेल के ही वो सीखता है। वो नहीं सीखेगा जो आप उसको बताएंगे, वो सीखेगा जो आप उसके सामने कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। जहाँ रोकने टोकने की, मारने की बात आई, फिजिकल अब्यूज़ की आई, इसी तरह आजकल पेरेंट्स जो है वो निगलेक्ट करते हैं बच्चों को। तो ये नहीं देखते कि बच्चा किसके साथ आ रहा है, जा रहा है। अमूमन स्कूल में ये भी देखने को आया है कि बच्चा ट्रॉमा का शिकार क्यों हो रहे हैं। आया उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, कोई फिजिकल अब्यूज़ तो नहीं हो रहा। ये जो वैन वाले होते हैं यहीं से स्टार्ट होता है, या स्कूल में कोई होता है चौकीदार वगैरह, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो बच्चे के लिए एक ट्रॉमा हो जाता है जो बच्चा बयान भी नहीं कर सकता। मैच्योर माइंड है, वो उसको पता ही नहीं है चीज़ों को अभी, इतना छोटा माइंड हो सकता है। ये कर सकते हैं कि उस पर नज़र रखें, और बिल्कुल पेरेंट्स जो है वो सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं बच्चों की। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस एज में बच्चे का माइंड डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई होती है, तो वो जो चीज़ देखेगा उसी को अडॉप्ट करेगा। वो चीज़ उसके माइंड में अनकॉन्शियस में बैठ जाएगी, और वो जब एडल्टहुड में दाखिल होगा, जब बड़ा होगा, तो फिर वही चीज़ें वापस आएंगी जो कि एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाएंगी, जो कि नफ्सियाती बीमारी एक्यूमुलेट होती रहेंगी और वो उसका पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएंगी। बिल्कुल। बात कर रहे हैं, छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल।